हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार वगैरह। ठीक है। संधि और समास की वीडियो पहले से ही पोस्ट की जा चुकी है। ठीक है। इसे मैं अपने नोट्स से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए, पहला टॉपिक है रस। रस किसे कहा जाता है? काव्य की आत्मा रस है। यानी कविता जो भी पढ़ते हैं उसमें तभी आपको अच्छा लगेगा जब उसमें क्या होगा, अच्छे अच्छे रसों का उपयोग किया जाता है। रस क्या है भी बताया जाएगा आगे। जब रसों की बात की जाती है तो भरत मुनि का नाम लिया जाता है, अर्थात भरत मुनि को रस का प्रणेता माना जाता है। प्रणेता मतलब कि पितामह जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसने बताया था रस के बारे में। ठीक। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक तैयार की, जिसमें कुल 36 अध्याय हैं। ठीक, 36 अध्याय हैं, जिसमें छठे अध्याय में रस की चर्चा की गई है। दरअसल नाटक में जो नाटक जो है नट धातु से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य अभिनय से है। ठीक। और अभिनय में 5 तत्वों की चर्चा की गई, जिसमें क्रमशः कथा, नाटक, उद्देश्य, रस, अभिनय में एक विशिष्ट तत्व के रूप में रस भी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है, जिसमें शांत रस को नहीं माना है। मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 2 गौड़ रस भी है। गौड़ रस इसका मूल मतलब होता है मूल अर्थ से भिन्न, यानी कि अप्रमुख भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं? भक्ति रस और वात्सल्य रस। इसके बाद अगला क्या पॉइंट है? भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है जिसके आधार पर रस की निष्पत्ति होती है, यानी निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती है, रस निकलता है। ठीक। अब यहाँ रस के बारे में क्या बताया गया है? तो उन्होंने क्या सूत्र दिया है? तो दिया है उन्होंने विभावानुभाव व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव क्या बोलते हैं? संचारी भाव। ठीक। संयोगात निष्पत्ति रसा, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से क्या बनता है? रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे विभाव। विभाव किसके बोलते हैं? तो रसों की निष्पत्ति में सहायक विशिष्ट भाव जो बाह्य रूप से परिलक्षित हो, उन्हें क्या बोलते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक। जिस विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का क्या अर्थ होता है? आलंबन का तात्पर्य आधार से है। किसी भी नाटक का आधार नायक या खलनायक होता है, जिसे देखकर श्रोतागण यानी कि जो देख रहे हैं उनके मन में एक आश्रय बनता है और जिससे रस की अनुभूति होती है। ठीक। यानी कि जब हम कोई नाटक देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो उसमें जो भी एक्टर या विलन होगा उसको देखकर हमारे मन में क्या होता है? एक विचार बनता है, उसे क्या बोलते हैं? हम आलंबन बोलते हैं। ठीक। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन रस निष्पत्ति में सहायक महत्वपूर्ण भाव जिन्हें हम उद्दीपन कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है? वातावरण से है। वे वातावरण किसी भी नाटक को उद्दीपित करने का प्रयास करते हैं। ठीक। ठीक। अगला कह रहा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनु उपसर्ग का तात्पर्य योग या पीछे या अंदर से है, यानी अनु उपसर्ग से बना है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय जबकि बाद में लगता है। ठीक। वे भाव जो अंदर से नायक और नायिका द्वारा प्रस्तुत किया हो उस और श्रोतागण के मन में रसानुभूति में सहायक हो। ठीक। जैसे कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक क्या होता है? शारीरिक चेष्टाओं, नायक नायिका द्वारा जितने भी शारीरिक चेष्टाएं जो क्या हो, जो रसानुभूत में सहायक हों, कायिक कहलाते हैं। ठीक। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? देखना, वस्त्र धारण करना, इशारे करना, ये सब क्या कहलाएंगे? कायिक। कायिक मतलब जिसको देखते हैं। वाचिक क्या होता है? नायक नायिका का बोलना, इस भाव को के अंतर्गत आता है। वाचिक मतलब बोलना, क्या वो बोल रहे हैं। ठीक। सात्विक, तीसरा है सात्विक। सात्विक क्या होता है? ये 8 होते हैं जो मनुष्य में उत्पन्न गुणों, जैसे कौन कौन से गुण हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों में से एक है जो सत्य से प्रभावित हैं। ठीक। अब आते हैं संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 33 होते हैं, 33 होते हैं। ठीक। हमेशा संचरण करते रहते हैं, जिससे कि पानी के बुलबुल उतर आते जाते रहते हैं। ठीक। इसे क्या बोलते हैं? स्थायी रस बनने में सहायक होते हैं, है ना। अब स्थायी भाव कितने होते हैं? ये 9 होते हैं। सबसे पहला अब हम यहाँ शुरू करते हैं, रस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? श्रृंगार रस। ठीक। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे श्रृंगार रस हुआ, करुण रस हुआ, हास्य रस हुआ, इनका कहेगा डिफिनेशन, यानी कि इनकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ से आपका मेन टॉपिक अब शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जैसे लिखा है पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार।
श्रृंगार रस क्या होता है, पहले तो ये हम जान लेते हैं। तो श्रृंगार रस किसको बोलते हैं, जब नायक या नायिका के क्या हो, मिलन का वर्णन हो, तो वहाँ क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम इसका जब पूछे कि स्थायी भाव क्या होता है श्रृंगार रस को, तो आप क्या बताएंगे, रति। रति का अर्थ होता है क्या, प्रेम। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक, अब संयोग श्रृंगार में क्या होता है, संयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ लिखा गया है क्या, मैंने बता दी ना कि जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। ठीक, तो एक उदाहरण लिखा गया, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन्य कहे नट जाए। तो यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे क्या नाम है, गोपियों ने चुरा ली है, और जब क्या हो, छुपा ली है। ठीक, और जब देने को कहा जा रहा है तो क्या करें, वो हंस भी रही हैं और कसम भी खा रही हैं कि नहीं मैंने नहीं ली है, और जब देने को कहा जा रहा है तो मना कर दे रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार की बात की जा रही है। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही अगला क्या है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, वियोग। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए लिखा गया है, देखहूँ तात बसंत सुहावा, प्रयाहीन मोही उर्जावा। अच्छा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको आसान लगे वो भी याद करके यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल। अब मैं इसकी डिफिनेशन पहले बोल देता हूँ करुण रस की, ताकि आप लिख सकें। यहाँ पे लिखा नहीं ना, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो करुण रस का क्या होता है, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसका स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ मृत्यु के बारे में बताया गया हो, है, वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर, यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, करुण रस है। अच्छा, आपको जब इनका अर्थ पता होगा तो आपको आसानी होगी इनको पहचानने में। फ़िलहाल आपको, जैसे कि अगर मान लिया आपकी कोई परीक्षा है जिसमें पूछा जाए करुण रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक, और उसके बाद जो भी मैंने बताया उसके बाद लिख करके यहाँ पे आप एक उदाहरण अपने मन से भी कोई उदाहरण जो आपने याद किया हो बुक से या कहीं से, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या आपके पास अगर कोई बुक होगी उसमें भी दिया गया होगा, अगर आपको वो याद है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला तीसरा, ठीक है, शांत रस। अगला क्या है, शांत रस। हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा हो गया हो। ठीक, शांत रस। अब इसमें आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जो आपके सिलेबस में हो, यहाँ पे तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, आपके सिलेबस में हो सकता है जो हो आप वो पढ़िएगा, वरना वीडियो को थोड़ा आप आगे पीछे भी करके देख सकते हैं। ठीक, अब जैसे आपके सिलेबस में है शांत रस हो तो उसको भी देख लीजिए। शांत रस क्या होता है, शांत रस किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, या इसी को वैराग्य भी बोलते हैं। ठीक, निर्वेद या वैराग्य होता है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से क्या हो, अलग होने की बात की जाए, यानी विरक्ति का वर्णन हो, वहाँ क्या होता है, शांत रस होता है। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण भी लिखा गया है। क्या लिखा गया, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जावेगा मेरा उपन जो है आज हरा भरा। आप इसको भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा और भी मैं बोल देता हूँ एक, जैसे या तनरे कागद का पुतला, बूंद पड़त बिनस जाए चंद में, गर्व करे क्या इतना। यानी कि ये भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं जो मैंने भी बोला है। ठीक, मैं इसको लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिख दिया शांत रस का। ठीक, इसका स्थायी भाव मैंने क्या बताया, इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, निर्वेद यहाँ लिख देता हूँ मैं, निर्वेद इसका स्थायी भाव होगा। ठीक, स्थायी भाव मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अच्छा देखिए क्या लिखा मैंने, यह तनरे कागद का पुतला, बूंद पड़त बिनस जाए चंद में। ये भी आप याद कर सकते हैं, गर्व करे क्यों इतना। मतलब ये तन जो है, यानी ये शरीर क्या है, कागज यानी कागज के पुतले के समान है। जैसे ही कोई कागज होता है, उस पर कोई भी पानी पड़ता है, पानी बूंद पड़ती है तो कैसे होता है, वो ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसे यहाँ बताया गया है, कहा गया ये शरीर है हमारा, वो क्या है, एकदम कागज़ के पुतले के समान है। ठीक है, कैसे, जैसे कि बूंद पड़ते ही विनस जाए चंद में, जैसे कि बूंद पड़ते ही विनस जाता है यानी ख़राब हो जाता है कागज़, वैसे ही ये है। तो गर्व करो कि इतना, तो हमें इस शरीर पे इतना गर्व क्यों है, हमें इस बात पे इतना गर्व क्यों है। ठीक, यानी कि हम अगर दुनिया में आए तो कुछ अच्छे काम करें, ना कि इस शरीर जो हमें भगवान दिया है इससे हम अच्छे काम करें, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ।
अगला क्या है? अगला है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। जब विरोधियों द्वारा कोई अनुचित कार्य होता है तब क्या होता है? मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, रौद्र मतलब गुस्सा आना। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जो राउर अनुशासन पाऊँ कंदुक इव ब्राह्मण क्या है? उठाऊँ कांचे घट जिन गायु सकर मेरु उल मूले इव तोरी। अब यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी रौद्र रस है। इसके अलावा भी अगर ये ना समझाए तो आप और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखेगा हमारे शत्रुगण में मृत पड़े, कहते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। मतलब यहाँ पे भी क्या कह रहा है? गुस्से में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? क्षोभ से जलने लगे, गुस्से से अर्जुन के बात से जलने लगे। क्या अब देखिए कैसे कह रहे हैं? सब सील अपना भूल कर, सील मतलब कि अपने शालीनता को भूल, अपने गुस्से मतलब जितने शांत स्वभाव के उसको भूल करके क्या हुआ? करतल युगल मलने लगे, मतलब अपना हाथ गुस्से से मलने लगे। कहे क्या कह रहे हैं आगे? संसार देखेगा हमारे शत्रुगण मृत पड़े, मतलब हमारे शत्रुगण क्या है? मृत पड़े हैं। कहते हुए यह घोषणा उठकर खड़े हो गए, यानी कि अब युद्ध होगा ये बात कह करके गुस्से में हाथ मलते हुए वो खड़े हो गए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक, तो ये क्या है? रौद्र रस के एक और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको लिख लीजिए, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं अगला। अगला है वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो आप कैसे लिखेंगे? वीर रस हेडिंग डाल करके और आप लिखने इसके आगे स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो वहाँ उत्साह रस होता है ना? ऐसे सिंपल से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें तो कई सारी चीज़ें लिखी हैं, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं ना। ठीक, इसमें युद्ध वीर दानवीर सब लिखा है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या ये एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है? मानव समाज में अरुण पड़ा, जल तंतु बीच हो वरुण, इस तरह भभकता राणा था, मानो सांपों में गरुण पड़ा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? वीरता की बात की गई है। ठीक है, वीर रस की बात की गई है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे। तो एक और एग्जाम्पल है जो कि आपको बचपन शायद याद हो, एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा गया है एक और एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा राइटिंग थोड़ा वो है, इशू है, फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चमक उठी सन 57 में, 57 में। ठीक, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी क्या है? वीर रस का ही एग्जाम्पल, आप इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला नेक्स्ट है क्या? अगला नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, यानी कि जब किसी की विचित्र वेशभूषा, उसका हाव भाव ठीक देख करके मन में क्या हो? हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। अच्छा देखिए, रस को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि हम कहीं जाते रहते हैं, अचानक हमारे सामने क्या होता है? सांप आ जाता है, या मान लीजिए आ गया, या कोई गाड़ी मोटर आ गई, तो क्या होता है? अपने आप एकाएक पैर रुक जाते हैं। हम पहले सोच के घर से निकलते हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे हम करेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। या किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप क्या सोच के रहते हैं कि हम उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, या ये मुझे कहेगा तो मैं उसकी बात पे हंसूंगा, ऐसे आप सोचते नहीं हैं। ये क्या होता है? मन के अंदर से निकलता है आपके भाव ना। तो यही सब भाव जो होते हैं, इन्हीं को क्या कहा गया है? यहाँ पे रस कहा गया है। ठीक, ये मन के भाव हैं। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे कहा गया हास्य रस, यानी कि जब आपको किसी की वेशभूषा यानी किसी के पहनावे को देख करके अंदर क्या हो? हंसी आ जाए, या किसी की बात सुन करके या कुछ देख करके आपको हंसी आ जाए। ठीक, तो उसे वहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा गया क्या? तंबुरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, खिसक चुके थे धीरे धीरे सारे श्रोता। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई क्या है? कोई भी संगीतकार है जो क्या कर रहा है? स्टेज पे बैठ करके अपना क्या है? आलाप कर रहा है, साज वगैरह मिला रहा है, घंटे भर से भी साज ही कर रहा है। तो क्या हो रहा? किसी को समझ तो आ नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? सब धीरे धीरे क्या हो? वहाँ से खिसक लिए हैं। जैसे ही राग उसने शुरू किया तब देख रहा है कि कोई है ही नहीं वहाँ पे, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा आप चाहें तो नेट वगैरह से और भी ढूंढ सकते हैं। आपके पास कोई बुक हो, वहाँ से अगर कोई और एग्जाम्पल आपको आसान सा याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है भय। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय।
तो क्या हो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को या आप कह सकते किसी घटना को देख करके आपके मन में क्या हो, भय उत्पन्न हो जाए, डर लगता है, तो वहाँ पे क्या होगा, भयानक रस होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे एक तरफ कहा गया, देखिए कहा गया, ये वाला एग्जाम्पल देखिए बढ़िया है, क्या कहा गया, एक तरफ अजगरही लखी, एक तरफ मृगराज, विकट बटोही बीच में देखत मूर्छा खात। यानी कि एक यहाँ पे कहा गया, एक आदमी जो क्या है जंगल में जा रहा था, तो क्या हुआ, उसको रास्ते में क्या दिखा, अजगर। तो एक तरफ से अजगर दिखा तो उसने क्या किया, चलो भागते हैं, पीछे की तरफ हटने की कोशिश किया, तो पीछे देख रहा कौन खड़ा है, मृगराज। मृगराज किसको बोलते हैं, ये भी क्या है, एक पर्यायवाची किसका, शेर का। तो जैसे आगे बढ़ा, देखा क्या है, अजगर है, और पीछे मुड़ के सोचता है लो भाग ले, तो क्या देखता है, वहाँ शेर खड़ा है। तो विकट बटोही बीच में, यानी कि अब वो क्या है, इस मुश्किलों पर फंस गया है, और क्या हो रहा है उसके साथ, बीच में देखत मूर्छा खात, यानी कि वो मूर्छा खा करके, यानी कि ये दोनों तरफ देख करके वो क्या हुआ, डर के मारे बेहोश हो गया वहीं पे। ठीक, तो यहाँ क्या है, भयानक रस है। ठीक, आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं सेकंड वाला। इसके अलावा पहला वाला भी आप लिख सकते हैं, क्या है, बालधि विशाल विकराल, जाल मानो लंक लीलवो के क्या है, को काल रस ना पसारे हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा मुझे तो लगता है यही आसान है, आप इसको ही लिख दीजिएगा, अगर कहीं पूछा जाएगा, ये भी क्या है, आसान है। अगला क्या है, विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है, विभत्स रस जो होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। इसको जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, जब इसका स्थायी भाव क्या है, घृणा या जुगुप्सा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं, कह रहा है हाँ, इसके बाद देखिए, और इसके अलावा यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों को देखकर आपके मन में क्या हो, विभत्स रस उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर वापस आते, सब जीभ खींच कर कौवे, चुगाल चुभल कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे, ये थे भू पर लेटे। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया, इसके पहले की लाइन यहाँ पे लिखी गई है, देखिए थोड़ा देखिएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचती जीभन सियार, अतही आनंद उर धारत। पहले यहाँ तक समझ लेते क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई जानवर है जो मरा पड़ा हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे क्या बैठा है, काग मतलब कहता है कौवा, उसके सिर पर क्या बैठा है, कौवा बैठा है। आँख दो खात निकाला, दोनों आँखें निकाल कर खा रहा है। खींचती जीभ सियार, सियार क्या है, यानी कि शियार जो कहता है वो क्या कर रहा है, जीभ निकाल के खा रहा है आनंद से। धारत जीभ जाने की खोद के मांस उतारत, और गिद्ध क्या कर रहे हैं, गिद्ध जो है उसके मांस को खोद के निकाल रहे हैं। देखिए जब भी आप ऐसा कोई देखेंगे ना, तो आपके मन में क्या होगा, घृणा का भाव आ जाएगा ना, आप वहाँ तुरंत हट जाएंगे वहाँ पे, है ना, ऐसी चीज़ों को देख करके। और क्या कह रहा है, स्वान अंगुरी काट कर खात बिरात। और जो स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता क्या है, उंगली को काट के खा रहा है और इधर उधर बिखेर रहा है। तो देखिए जब ऐसे कोई जानवर मारा होता है, उसको ऐसे कोई जानवर खा रहा है, तो आपके मन में क्या होता है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है ना, आपको उसको देख के क्या होता है, घृणा आ जाती है। तो जहाँ पर भी ऐसे मन से घृणा के भाव उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे विभत्स रस होता है। ठीक, मन के अंदर क्या होता है, घृणा का भाव आ जाता है। ठीक, अगला क्या है, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगर इसका आपसे पूछा जाए कैसे लिखें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब भी कोई विरोधी हो, आपका अपोनेंट कोई हो, विरोधी हो, के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है, तब क्या होता है, मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, क्या है, आप चाहे तो वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अलावा भी आप चाहे तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपके बुक में दिया गया हो। तो जैसे क्या बताएगा, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय। ठीक, जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु को, यानी कि जिसको आपने पहले कभी ना देखा है, आश्चर्य हो मन में, ठीक, ऐसी घटना को देखकर मन में क्या होता है, इच्छा जागती, क्या ऐसे हुआ, क्यों हुआ है, ऐसा कुछ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अद्भुत रस बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ क्या कहा गया है, तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा गया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी कि एक बार की बात है, तो श्री कृष्ण क्या होते हैं, मुंह में क्या खा लेते हैं, मिट्टी खाए रहते हैं। ठीक, तो उनकी मम्मी क्या करती हैं, डांटती हैं, और क्या कहती हैं यशोदा जी, कहती हैं चलो अपना मुंह खोलो, दिखाओ क्या है, मुंह में क्या भरे हो तुम। तो जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो क्या दिखता है उनके मुंह में, पूरा विश्व उनके मुंह में दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो भगवान रहते हैं, है ना, तो उनके मुंह में क्या दिखाता है, पूरा विश्व दिखाई देता है। तो जब ये चीज़
कोई भी माँ देखेगी तो क्या होगी, वो डर जाएगी, कहीं भूत तो नहीं पकड़ लिया, क्या हो गया है। तो क्या होती है, तो क्या हुआ यशोदा जी, ये देखते क्या हो गई, वो अचेतन हो गए। अचेतन मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना, ठीक। और हिल ना सकी कोमल काया कि क्या हो गया मेरे बेटे को, ऐसा क्यों, वो उसके मुंह में क्या दिख रहा है, ये पूरे विश्व दिखाई दे रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गई, ये देखते हुए क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब यहाँ से आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है अलंकार, ठीक। अलंकार क्या होता है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, देखिए पहला क्या है अलम, और दूसरा क्या है कार। अलंकार अर्थ होता है आभूषण, कार का मतलब होता है क्या, धारण करना, आभूषण धारण करना। देखिए अलंकार के प्रेरता भामा मुनि को कहा जाता है, ठीक, जिन्होंने बताया था अलंकार के बारे में, जिन्होंने सर्वप्रथम यह कहा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी कि अब यहाँ पे आगे क्या बताया, काव्य की आत्मा अलंकार है। हिंदी में अलंकारवादी कवियों की गणना में सर्वप्रथम स्थान बनाने वाले केशव, जिन्होंने कहा था जगत सुजात सुलक्षणी सुविरन सरिस सवृत्ति भूषण बिना न विराज कविता बनता मित, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ एक बार। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने बता दिया अलम और कार से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार अगर देखिए आप इसमें से जो आपके सिलेबस में हो, एक बार अपना सिलेबस अपनी बुक चेक कर लीजिएगा, जो आपके सिलेबस में हो वही भी पढ़िएगा। फिलहाल मैं तो पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या कोई अगर किसी का परीक्षा हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके सिलेबस में हो, जो चीज़ आपके बुक में दी गई हो, ठीक, उसे आप क्या करिएगा, वही पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। तो पहला क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, शब्दालंकार। शब्दालंकार पहला क्या है, शब्दालंकार में क्या है, पहला अनुप्रास अलंकार। एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जब एक या अनेक बार होती है तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और देखिए अगर आप एकेडमी में, यानी कि आप आपकी परीक्षा वगैरह है जैसे आने वाली, तो आप अगर देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार में सीधे क्या दिया होता है, एग्जाम्पल दिया होता है, कौन सा, वही तरणित रूजा तट तमाल तरुअर बहुशा है, ये एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक। और मान लीजिए और आप बड़ी क्लास जाते हैं तो जब उसमें क्या होता है, इन अनुप्रास अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे छेका अनुप्रास, ये 5 प्रकार के आते हैं, ठीक। उनको पूरा पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी बुक में जो दिया गया हो तो आप यहाँ से समझ करके फिर जो आपकी बुक में दिया गया हो, जो भी प्रकार दिया गया हो, सीधे उसको पढ़ के उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक। फिलहाल मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आगे भी आपको काम दे। देखिए पहला क्या है, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, इसके 5 प्रकार होता है, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। पहला क्या है, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, जब अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण पहला दिया गया क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, रा, देखिए 2 बार रिपीट हुआ ना। और अगला देखिए वचन ना जाई, ना और ना 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए मैं देखिए रा और ना ये 2 बार रिपीट हुआ है ना। चलिए अगला देख लेते हैं और एग्जाम्पल, संगति सुमति ना पावही, धरे कुमति के धन। यहाँ पे देखिए सा 2 बार रिपीट हुआ है ना, ती है ना। ऐसे यहाँ पे का और का 2 बार रिपीट हुआ है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि क्या है, यहाँ पे एक ही व्यंजन वर्ड की क्या हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक, बार बार वो वर्ड आ रहा है। ऐसे एक और है एग्जाम्पल, छकी रसाल सौरभ समीर मधुप माधवीगंज। तो यानी क्या कहा गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी सा और सा वर्ण जो है वो 2 बार आए हैं ना, और माँ वर्ण भी 2 बार आए हैं, 2 बार इनकी क्या है, रिपीटिशन है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। अगला क्या है, अगला वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास क्या होता है, सॉरी लाटानुप्रास पहले पढ़ाते हैं। लाटानुप्रास क्या होता है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। अगला है लाटानुप्रास, जहाँ वाक्य खंड या शब्द खंड की आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा गया क्या, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, एक ही लाइन क्या है, 2 बार रिपीट हुई है ना। वही कहा गया है जब एक वाक्य खंड या शब्द खंड, यानी एक शब्द बार बार आए या पूरा एक वाक्य ही बार बार रिपीट हो तो वहाँ पे क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। जैसे अगला क्या है, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय।
पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। तो यहाँ पे भी देखिए पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत। अब देखिए पूत पूत ये मतलब क्या होता है, पुत्र, पुत्र के बारे में कह रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है। और बाकी क्या है, वर्ण जो है वो क्या है, आप कह सकते हैं वाक्य खंड क्या है वो रिपीट हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लाटानुप्रास होगा, है ना। अगला है क्या, अगला देख लेते हैं। अगला है वृत्तीय अनुप्रास। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है, देखिए टिक लगा दिया हो ना। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर टिक लगा। वृत्तीय अनुप्रास क्या होता है, जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कारी कूरी की, को किला, काहे को बैरी कहिए, ठीक, ये है। अगला क्या है, तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहुछाए। मैंने बताया ना कि अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें क्या होता है, सीधे यही एग्जाम्पल लिखा होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक। जहाँ पे एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्या हो, बार बार। देखिए यहाँ पे ता 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 बार बार रिपीट हुआ है ना, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और पूछेगा अनुप्रास अलंकार के अंदर कौन सा होगा, तब आप बताएंगे वृत्तीय अनुप्रास, ठीक। जब आप कहीं पे एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे अंदर से पूछ लेगा, तब बताएंगे आप। तीसरा क्या है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पे भी क्या है, चा और चा वर्ण क्या है, बार बार आया है ना, वर्ण, ये दोनों बार रिपीट हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, वृत्तीय अनुप्रास होगा। किसके अंदर आएगा, तो अनुप्रास अलंकार के अंदर आता है। ऐसे क्या है, सुत्य अनुप्रास, कर्ण कटुवर्ण को छोड़कर शेष अपने ही वर्ग में आवृत्ति हो तो वहाँ क्या होता है, सुत्य अनुप्रास होता है, ठीक। जैसे क्या कहा गया, तुलसी दास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठराई। अच्छा, टा वर्ग यानी टा फैमिली के जो भी होते हैं उनको कर्ण कटु वर्ण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो कान को अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए जो भी रचनाएं होती हैं देखिए उसमें ये वर्ण कम से कम या ना के बराबर या नहीं ही किए जाते हैं, ठीक। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दंत यानी कि दांत से बोले जाने वर्ण सब हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, दांत से बोले जाने वर्ण को, जिनको उच्चारण क्या होता है, जीभ जो होती है दांत से छू के तभी उसका क्या होता है, उच्चारण होता है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे बोलेंगे ता बोलिए, देखिए दांत में आपकी जीभ क्या होती है, टच होती है, ठीक, छूती है, यानी कि इसलिए दंत वर्ण बोलते हैं इनको। अगला क्या है, अगला है अंत्य अनुप्रास। ये क्या होता है, इसमें होता है चरणांत। चरणांत क्या होता है, चरण यानी कि चरण क्या होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, यानी कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक। तो इसे चरणांत यानी कि लाइन के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है, अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा गया है, बंदव गुरु पद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हारे, महामोह तम पुंज, जासी वचन रवि कर निकर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे भी देखिए जा है ना, जिसको तुकबंदी बोलते हैं, री रे यहाँ पे भी आया ना। यानी कहने का मतलब क्या है, एक वर्ण आया लेकिन बार बार क्या होता है, लास्ट में रिपीट होता है। यहाँ पे कुंज, फिर यहाँ पे भी अगला पुंज, है ना, सुनने में एक ही जैसा होता है ना। तो पोएम वगैरह जो भी होती है, कविताएं होती है, तो इसी पैसे लिखी जाती हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के वर्णों का यूज़ किया जाता है। अगला क्या है, अगला है यमक अलंकार, जहाँ पर क्या हो, एक ही शब्द थोड़ा मैं जूम कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ मैं। हाँ देखिए, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, ठीक, यानी बार बार मतलब कि आवृत्ति इसको बोलते हैं, यानी बार बार आना, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक। बार बार तो आए लेकिन अलग अलग अर्थ में आए, तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या, कौन सा शब्द है जो 2 बार आया है, तो आप कहेंगे घटा, घटा वर्ड 2 बार आया है। तो एक घटा का अर्थ क्या होता है, बादल। एक घटा का अर्थ क्या होता है, कम होना, यानी काली घटा यानी कि काले बादल का, घमंड क्या हो गया, कम हो गया, है ना। काली घटा का घमंड घटा, है ना। आई होप यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए अगला देखा, जैसे तेरी बरछी ने बरछी ने, तेरी बरछी, बरछी मतलब क्या होता है, तीर, तीर को बोलते हैं क्या, बरछी बोलते हैं। बरछी, बरछीने, बरछीने मतलब वर, यानी कि वर वधु बोलते नहीं है, तो यानी कि उसके बारे में कहा गया है, ठीक। तेरी बरछी ने, तुम्हारे तीर ने क्या लिया, किसी की जान ले ली ना। अच्छा, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप चाहे तो कोई भी जो आपको अच्छा लगे यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है क्या, अगला है श्लेष अलंकार, ठीक। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप कॉपी किताब लेके बैठा करिए, थोड़ा सा नोट वगैरह करते चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन नोट कर लेंगे तो आपको बाद में याद करने में भी आसानी होगी, ठीक। अगला क्या है, श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, लगे होना, ठीक। तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे
घनानंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद का अर्थ क्या होता है? घनानंद ये तो बादल को बोलते हैं, एक कवि को भी बोलते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं पानी गए न उबरे मोती मानसून, है ना। तो पानी गए न उबरे मोती मानसून यानी पानी का अर्थ कई वर्ड उसमें किया गया है। मोती के अर्थ में किया गया है, मानुष के अर्थ में किया गया है, चूने के अर्थ में किया गया है ना। यानी कि पानी के कई अर्थ हो गए हैं। ऐसे ही सुमिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुमिरन का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। सुमिरन का सुंदर स्त्री भी होता है। सुमिरन का सुंदर पंक्ति भी होता है। अच्छा, अब इसमें किसके वर्ड में किया गया है? सुमिरन को खोजत फिरत कवि। कवि क्या खोजता रहता है? कवि खोजता रहता है सुंदर पंक्ति, यानी कविता जो लिखता है वो क्या ढूंढेगा? सुंदर पंक्ति ढूंढेगा, है ना। व्यभिचारी चोर, व्यभिचारी चोर, अब चोर क्या ढूंढेगा? सोना चांदी ढूंढेगा, है ना। व्यभिचारी सुंदर स्त्री ढूंढे। अब यहाँ पे कहा गया सुमिरन के कई अर्थ हो गए, है ना। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, चिर जिए जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ऐ घर के विश्रम क्या वृषभानुजा वे हरधर के वीर। अब यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे कई अर्थ है। वृषभानुजा किसको बोलते हैं? वृषभानुजा बोलते हैं राधा के पिता को भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा भी क्या होता है? देखिए, वृषभा प्लस अनुजा, इसको गाय को भी बोलते हैं। और वृषभानुजा किसका? राधा के पिता के भी नाम था, है ना। यानी कि दो अर्थ निकल रहे हैं, है ना। यानी कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला मेरे नोट से है, देखिए उसी में कहा है एक और एग्जाम्पल है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुतु हुए। ये भी एग्जाम्पल किसका है? आपका पुराने वाला का ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप इसको भी लिख सकते हैं श्लेष अलंकार में, है ना। इसके अलावा अब देखिए इससे पूर्ति प्रकाश जो है, ये सब अलंकार अगर आपकी किताब में ना हो, आपकी बुक में ना हो, आपके सिलेबस में, एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। तो अगर ना हो तो आप ना पढ़िएगा। लेकिन मान लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की और उनके में ऐसा पूछा जाता है तो आप उसको पढ़ लीजिए। जिसके इसमें ना हो बुक में तो वो क्या करे, इसको स्किप भी कर सकता है। ठीक, तो पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ में क्या हो, परिवर्तन नहीं होता, उसमें क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पुनि पुनि हसत कौशलाधीश। अब पुनि पुनि मतलब बार बार, यानी कि क्या हुआ? एक ही शब्द क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला जाते हैं अर्थालंकार में। ठीक, अब ये भी एग्जाम्पल ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है? उपमा अलंकार में समान गुणधर्म होने के कारण जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसके चार भेद दो हैं, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, कारक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता है जैसे कि कभी किसी चीज़ की तुलना, जैसे कि चलिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या क्या लगता है? सम, समान, से, शिष, सदृश, सरिश, जस, तस, ऐसे वर्ड लगे होते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है, देखिए सी मुख चंद्र सी, है ना। पीतल पात सरिस मंडोला, है ना। सरिस वर्ड आ गया। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इसमें से कोई भी वर्ड आते हैं इसमें। अच्छा देखिए अगला क्या कह रहा है, जैसे ये देखिए अरविंद से सुगंध कैसे, से वर्ड आ गया। इसमें क्या होता है? तुलना की जाती है, यानी कि एक ही जैसे लगते हैं। जैसे क्या है? चरण कमल बंधो हृदय, यानी कि चरण कैसे हैं? कमल के समान है ना। यानी कि एक ही जैसे होने पर तुलना की जाती है। एक ही जैसे होने पर जब तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जहाँ पे एक ही जैसे हो तो वहाँ क्या होता है? यूज किया जाता है उपमा अलंकार का। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यानी क्या हो गया? उनके मतलब सेम होने के कारण क्या हुआ? उसको बता दिया गया, एक की तुलना दूसरे से कर दी गई, है ना। अगला क्या है? अगला होता है, अब देखिए वाचक वगैरह में ये हो गया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा लिखा भी गया है ना। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया गया आता है तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे माया दीपक नर पतंग भ्राम भ्राम इवई पड़त। माया दीपक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दीपक की माया बताई गई है। जैसे कि कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, जब दीपक देखते हैं यानी दिए को देखते हैं तो क्या होता है? उसके आसपास घूमने लगते हैं ना। और जैसे ही उस आग के पास जाते हैं दिए के तो क्या होता है? उसी में जल करके क्या होता है? ख़त्म हो जाते हैं, है ना।
भुज भुजंग सरोज नैना, या चरण कमल बंधो हरिदाई। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कमल कैसे कह दिया गया है, जो कमल है हरि मतलब भगवान विष्णु के जो चरण है, यानी कि जिसको पैर बोलते हैं, तो वो कैसे कमल के समान है। तो यानी कि जब देखिए उपमा में क्या होता है, सेम दिखते हैं तो सेम जैसे दिखते हो तो उसकी तुलना वैसे कर दी जाती है, मतलब समान गुणधर्म के आधार पर थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ मिले तो कर दिया जाता है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, वो दिखते ही वैसे हों, यहाँ पे कोई भी भेद रहित आरोप हो, जैसे कि लिखा गया भेद रहित आरोप, यानी कि कोई भी डिफरेंस ही ना हो कर पाए इंसान, ऐसा। ठीक। उदित उदयागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब मुझे तो चंद्रमा जैसे ही खिलौना चाहिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब करवा दे रहा हूँ मैं। जैसे कि उत्प्रेक्ष अलंकार अगला, तो जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या लगा होता है, जैसे मनु मानव मनहु, जनहु जानव जनहु, ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मनहु आ गया ना, मनहु। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। चलिए इसका मतलब समझते हैं। श्याम सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि पीले कपड़े पहन करके श्याम यानी कि श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मानो नीलमणि पर्वत पे क्या हो रहा हो, सुबह हो रही है। जब देखिए सुबह होती है तो कैसा होता है, आसपास पूरा जो कह सकते हैं कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है, पीला या ऑरेंज कलर का हो जाता है ना, तो वैसा ही लग रहा है जब वो कपड़े पहने हुए हैं। ठीक। तो यहाँ उपमेय या उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, धाय काम धाम सब त्यागी मनहु लंक निधि लूटन लागी। देखिए मनहु वर्ड फिर आ गया ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पे याद हो जाता है उसको लिख लीजिएगा। अगला है क्या, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है, जब समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरे वस्तु की शंका मतलब क्या होता है, डाउट, वो क्या हो, उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या होता है, और शंका समाधान ना हो पाए तो वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक। तो यहाँ पे ऐसे वर्डों का यूज़ किया जाता है जो यहाँ पे लिखे गए हैं रेट से, की धौ या अथवा क्या। ठीक। जैसे कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि नारी की जो है वो साड़ी के बीच में है कि साड़ी के बीच में है, मतलब यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज़न हो। जहाँ पे भी ऐसा कन्फ्यूज़न वाला हो वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक। यहाँ महाभारत में द्रौपदी की चीरहरण से संबंधित बताया गया है। ठीक। अब अगला क्या है यहाँ पे, भ्रांतिमन अलंकार। भ्रांतिमन अलंकार अगर आपके में हो तो ये भी देख लीजिए एक बार। जैसे कि भ्रांतिमन में क्या होता है, समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु की भ्रम हो। संदेह में क्या था, वहाँ पे तो डाउट था, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक। समाधान भी नहीं हो पा रहा था कि है कि नहीं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल था। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए और पुष्टि भी हो जाए कि हाँ वही है, तो वहाँ भ्रांतिमन हो। जैसे मुन्ने ने मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय खाकर जैसे सांपन लोटी। यानी कि मम्मी की दो चोटी देखकर बच्चे क्या समझे, जैसे सांप है, उसको देख करके डर के भाग गया, है ना। तो यानी कि सेम चीज़ को मान लिया गया। अगला क्या है, अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे बिल विचार प्रवसिन लागे लगो नाग सुंड में ब्याल, ताको तारी ऊँक भ्रम लियो उठाए सा। जैसे यहाँ पे बिल विचार प्रवसिन लगे, यहाँ पे ये बताया गया है कि बिल क्या हो रहा है, बिल समझ के क्या हो रहा है, यहाँ पे सांप घुस गया, कहाँ पे, नाग सुंड में ब्याल, कहाँ पे घुस गया, जहाँ पे हाथी के सूंड को बिल समझ के क्या हुआ, सांप घुस गया। ताको तारी ऊँख भ्रम लिए उठाया था, और सांप को क्या ऊँख समझ के, ऊँख मतलब क्या था, गन्ना समझ के क्या हुआ, हाथी ने क्या हुआ, उठा लिया। यहाँ पे भी क्या है आपका भ्रांतिमन अलंकार होगा। ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये जो वीडियो है ये रिवीजन बेस पे है, यानी कि इसमें पूरा रिवीजन रस छंद अलंकार जो भी आ रहे हैं और संधि समास तो मैंने पहले पढ़ा दिया, वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा मैं, प्लेलिस्ट की पूरी। अगला देखते हैं छंद। छंद क्या होता है, छंद जो होता है, छंद का अर्थ क्या होता है, बंधन होता है, बंधे होना। ठीक। अच्छा, छंद में क्या होता है, इसमें चरण होते हैं। चरण मतलब कि लाइन्स जिसको बोलते हैं। चरण कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सम चरण, एक होता है क्या, विषम चरण।
समचरण क्या होता है, इसमें 2 और 4 लाइन आती हैं, यानी कि मान ली पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे लिखा है। ठीक, जैसे यहाँ एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई 4 लाइनें हैं। ठीक, 1 2 3 4, तो पहली लाइन और दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे करके है। ठीक, तो इसमें क्या कहा जाता है, समचरण किसको बोलते हैं, दूसरे और चौथे को बोलते हैं, यानी दूसरा, इसके बाद जो एक और मान लीजिए कोई लाइन हो उसको बोलते हैं, और पहले तीसरे को क्या बोलते हैं, विषम चरण। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, समचरण क्या होता है, इसमें दूसरी और चौथी लाइन आती है, और विषम चरण में क्या आता है, पहली और तीसरी लाइन आती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली, समझने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, गण, गण मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं पेयर्स। ठीक, इसमें 8 गण होते हैं। अच्छा, इसके सूत्र क्या होता है, यमाता राज भान सलगा, इस तरीके इसको याद किया जाता है। इसमें क्या होता है, सब अब मैं बताया ना, गण, अब गण किससे बनते हैं, 3 क्या होते हैं, कह सकते हैं आप, वर्णों के मिल करके क्या बनता है, गण बनता है। जैसे कि अब किसी भी चीज़ का क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है, पेयर में होता है। जैसे अब हम भगवान के नाम पे क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का नाम लिया जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहा जाएगा तो 3 शब्दों को लेकर बनाया जाएगा। जैसे या है तो या गण, ठीक, माँ है तो म गण, ऐसे ता है त गण, ऐसे रगड़ झगड़ भगड़, ऐसे करते करते क्या होगा, आपका यहाँ तक आएगा सगड़ तक, क्योंकि ला के बाद कोई नहीं बन रहा पेयर ना, यानी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं इनका यूज़ क्या होगा, आगे देखते हैं इनका यूज़ क्या होगा। पहले तो जान लेते हैं हम संख्या और क्रम के बारे में। वर्णों के स्थान की गणना को संख्या तथा लघु और गुरु के निर्धारण को क्रम कहते हैं। अब गुरु और लघु क्या होता है, समझिए, इसका निशान क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो गुरु क्या होता है, निशान ऐसे ऐसे जैसा बनाते हैं, ठीक, जैसे यहाँ बना होगा। और लघु क्या बोलते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। अच्छा, जहाँ पे 1 लाइन है, इसको लाइन खींची गई, इसको बोलते हैं 1 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। ठीक, और जहाँ पे एस लिखा गया है उसको 2 पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका भी अभी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप ध्यान से कहीं लिख लीजिए। एक लाइन को क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं, और इसको गिनती में कैसे गिनते हैं, इसका अर्थ होता है 1 यानी 1। और जो एस लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या होता है, 2। ठीक, अब जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा गया है, यहाँ पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिखा गया है। अब देखिए, जय यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो 1 1, और ऐसे यहाँ पे ना छोटा ऊ है, तो यानी क्या लगा गया है, यहाँ पे लघु का यूज़ किया गया। बड़ा की मात्रा जहाँ पे बड़ा होगा, चाहे बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, और भी जहाँ जाएगा मैं बताऊँगा, तो वहाँ क्या होता है, एस का यूज़ किया जाता है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुरु बोलते हैं, गुरु का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे ज्ञान, आ की मात्रा लगी ना, तो देखिए गुरु का यूज़ किया गया है। फिर लघु, लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब समझ में आया, मैं गुरु लघु बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे। अब चलिए इनको ऐड करिए, देखिए 1 1, ये कितना होगा, 2 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 मात्राएँ हैं यहाँ पे। ठीक, अभी आगे देखिए जब पढ़ेंगे ना, इसमें इतनी मात्राएं होती हैं, ये होती, तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। ओके, अच्छा, थोड़ा सा और जान लेते हैं, गति और यति क्या होता है। 2 चीज़ें होती हैं। छंद को पढ़ने के प्रवाह को क्या बोलते हैं, लय या गति बोलते हैं। ठीक, जब भी कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो लय में पढ़ते हैं ना। जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ते होंगे, कोई पोएम पढ़ते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, तो एक लय में पढ़ते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसे पढ़ते, तो यानी कि आप एक लय में पढ़ते हैं, है ना। ये नहीं कि मछली जल की रानी जीवन उसका पानी, ऐसे लाइन से नहीं पढ़ते ना, तो एक लय में पढ़ते हैं। उसी क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। ठीक, और यति क्या होता है, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना, वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है क्या, वही आपका यति कहलाता है। ठीक, जैसे सांस लेने कहीं रुकना पड़ेगा ना, जैसे मछली जल की रानी है, फिर सांस लिए, जीवन उसका पानी है, तो अब यहाँ रुक भी रहे हैं और क्या हो रहा है, एक लय में भी पढ़ रहे हैं। तो रुकने को क्या बोलेंगे, सांस लेने के लिए जो रुकते हैं उसको बोलते हैं यति, और जो लय में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं गति। यति और गति 2 चीज़ें होती हैं। ठीक, तभी सुनने में अच्छा भी लगता है ना कोई चीज़। अगला क्या है, तुक। तुक क्या होता है, देखिए तुकबंदी, छंद के चरणांत में अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। ठीक, और इस प्रोसेस को यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुकबंदी। ठीक, जैसे कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है ना, यानी कि है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, गी आया है ना, बाहर निकालोगे मर जाएगी, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, लास्ट में देखिए क्या हो रहा है, चरणांत यानी चरण के अंत में क्या हो रहा है, अक्षर मैत्री यानी कि अक्षर को मिलाने के लिए तुक लगाए जाते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं तुकबंदी। ठीक, आगे क्या है, आगे कह रहा है, अब आप कैसे पहचानेंगे लघु और गुरु कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है। जैसे लघु कैसे पहचानेंगे, जैसे छोटा, छोटी, छोटा उरी, क, की, ऐसे कुछ वर्ड आ जाए तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ हमेशा आपका क्या लगेगा, लघु लगेगा। चंद्र बिंदु में भी लघु लगता है। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ देखिए बताया गया, जैसे मान लिया अब यहाँ पे लिखा क्या, नित्य लिखा गया है। ठीक,
अब नित्य क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब ऐसा कोई आधा वर्ड आ जाए जिसका यानी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग संयुक्ताक्षर बोलते हैं ना, तो क्या होगा, जो जहाँ पे लगा होगा आधा वर्ड, आधा वर्ड, उसके पहले जो वर्ड होगा, भले छोटी हो जो बड़ी कुछ भी हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु लग जाएगा। उससे पहले क्या होता है, लघु लग जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं नित्या ऐसे कुछ लिखा होता तब क्या होता, तब फिर अगले वाले पे लगता, पहले वाले पे ना लगता। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों को नित्य और नित्या दोनों बताया गया यहाँ पे। अच्छा, गुरु पहचानने के नियम क्या होते हैं? गुरु पहचानने के नियम क्या है, देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है, जब बड़ा बड़ी ऐसे कुछ आ जाए, ओ औ दोनों आ जाए, देखिए ऐसे कक्का की लिखा है ना, यहाँ पे क्या आ जाए। अच्छा, अनुस्वार वाले, अनुस्वार मतलब जो इसमें ऊपर बिंदी लगी होती है, अंक वाली है ना, अनुस्वार उसको बोलते हैं। ऐसे कुछ आ जाए, संयुक्त शब्द आ जाए, तो उसके पहले शब्द वाला क्या होता है, गुरु हो जाता है। विसर्ग भी गुरु हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो लिखा गया है यहाँ पे, ठीक, जहाँ पे विसर्ग लगा है उसके पहले वाला क्या हो गया, गुरु हो गया है, और उसके बाद वाला अक्षर क्या हो गया है, वर्ण, वो हो गया है लघु। ठीक, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको बताने का क्या मतलब है, अभी आगे जब आप गिनती खुद से करेंगे तो आप पहचान सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। देखिए अब जैसे कि आप चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे लिखा गया है दोहा, दोहा शुरू करते हैं हम लोग। पहला, दोहे के पहले और तीसरे चरण। अब पहले तीसरे मतलब पहले बता दिए चरण क्या होता है। चरण मतलब लाइन्स होती है ना, तो पहली और तीसरी लाइन यानी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम चरण भी बोलते हैं। ठीक, अब चरण आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप शुरू से पूरा देखे होंगे। में 13 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में यानी दूसरी और तीसरी लाइन में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम चरण बोलते हैं ना। तो सम चरण में कितने होंगे, 11 मात्रा होती हैं। दोनों पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, यानी दोनों मिला देंगे तो 24 हो जाएंगी। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दूती हुई। यहाँ पे एक लिखा गया है ना। अब चलिए इसको काउंटिंग करेंगे। अब देखिए वही बताया था कैसे आप लघु गुरु कैसे खुद से लगाएंगे। तो अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या वीडियो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब आप खुद से भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको खुद से गिन के बता सकते हैं, दोहा होगा, सोठा होगा, चौपाई होगा, क्या होगा। ठीक, जैसे देखिए अब देखिए मैंने क्या बताया, ए मेरी बड़ी की मात्रा और ए और एक इसमें आता है, ये सब गुरु में आते हैं ना, गुरु। तो यहाँ गुरु गुरु, फिर लघु लघु, इसको खुद से लगाना सीखिए। बुक में भी दिया गया होगा तो उसको खुद से एक बार ट्राई करिए। एक दो बार गलत होगा लेकिन आप समझ जाएंगे जहाँ पे ऐसे वर्ड आएंगे। देखिए अगर सिंपल ऐसे वाले होंगे, देखिए अब यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी, भव, तो आप लघु लघु लगा लेंगे। पाधा, आ की मात्रा लगी है तो मैंने बताया यहाँ गुरु लगता है तो गुरु लगा लेंगे। ऐसे आप कर लेंगे। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगी, जहाँ पे ऐसे वर्ड आएंगे, जैसे श्याम, अब आधा वर्ड आ गया तो कहाँ कैसे होगा। जब इसको आप ट्राई करेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, कॉमा लगा है, फिर इसका चौथी लाइन है। ठीक, 4 लाइनें हैं। तो मैंने क्या बताया, दोहे के पहले और तीसरे चरण यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, ये बताया ना। चलिए गिनते हैं। देखिए 2 2 4 यानी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 मात्राएं मिली ना, 13 मात्राएं इसमें मिली। तो पहले और तीसरे यानी पहले यानी दूसरा हो गया, तीसरा, इसमें भी 13 मिलेंगी। चाहे गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 मात्रा यहाँ मिली, 13 इसमें मिल गई पहले और तीसरे में। अब दूसरे और चौथे में, ठीक, पहली लाइन, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, चौथी लाइन। अब ये देखिए दूसरी और चौथी में कैसे मिलेंगी, 11 मात्राएं मिलेंगी। ये तो बताया आपको 11 मात्रा मिलेंगी ना। देखिए गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 और एक, सॉरी गलत हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11, 11 हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 मात्रा मिल गई ना। तो यहाँ क्या होगा, दोहा होगा। आप खुद से भी पता लगा सकते हैं, खुद से भी ऐसे बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो इससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे अगर आप कहीं पेपर दे रहे हैं तो। अगला देखते हैं सोठा। सोठा क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, दोहे की विपरीत होती है। इसमें जो चरण होते हैं, इसमें विषम चरण में क्या होती है, 11 मात्रा होती है। वहाँ पर क्या था, विषम चरण में क्या होती, 13 होती थी, और सम चरण में 11 होती थी। तो इसी का दोहे का उल्टा क्या होता है, सोठा हो जाएगा। यानी विषम चरण में 11 हो जाएंगे और सम चरण में 13 हो जाएंगी। अब सम विषम क्या होता है, पहले बता दिया गया हूँ ना। देखिए आप लिखा भी गया है इसको। ठीक, अब यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल समझते हैं। मुख होवे वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवन गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रभु सकल कलिमय दहन। अब यहाँ पे लिखा गया, ऐसे आपके भी बुक में एग्जाम्पल होगा, वहाँ पे ऐसे मात्रा लगाइए खुद से, गुरु लघु ऐसे लगाइए। और उसके बाद उसको जब आप काउंट करेंगे तो मुझे बताइए। देखिए अपने आप ये 11 मात्रा मिलेंगी विषम चरण में, और सम चरण में आपको 13 मात्रा मिलेंगी।
यानी यहाँ क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। देखिए मूक होए वाचाल, देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मिल गए नहीं पहली लाइन में, फिर कॉमा ये दूसरी लाइन है, पहले और तीसरे में देखिए 11 मिलेगी, यहाँ पे बताया गया विषम चरण में। और सम यानी कि सम किसको बोलते हैं, इवन ऑड पढ़ा होगा ना आपने, तो वही है सम, यानी कि जो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं, 2 और 4 ये हो गया ना, तो दूसरे चौथे में देखिए 13 मात्रा होंगी, इसको काउंट कर लीजिए आप, और इस तरीके आप प्रैक्टिस करिए खुद से भी। अगला देख लेते हैं चौपाई। अगला है चौपाई। चौपाई में क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, है ना। चौपाई के अंत में गुरु के बाद हरस्व वर्ण नहीं आता, चौपाई के अंत में, और अर्थात पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं, जैसे विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32। अब यहाँ पे देखिए 16 मात्रा यहाँ हो गए, 16 मात्रा यहाँ हो गए, 16 16 32, है ना। हर एक चरण में ऐसे, अगला तीसरा चरण होगा, चौथा चरण होगा, 4 चरण होंगे, यहाँ पे 2 ही लिखे गए हैं, ऐसे 2 और चरण होंगे, सेम क्या होंगे वहाँ पे भी 16 16 यहाँ 16 यहाँ 16 ऐसे करके होती हैं मात्राएं होती हैं हर एक चरण में, ठीक। यानी यहाँ क्या है, चौपाई है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए इसको एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं कैसे इसको करा जाता है, ठीक। एक मैं एग्जांपल लिख के आपको खुद से करके इसको मात्रा लगाना सिखा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे ये चौपाई का एग्जांपल मैंने लिख दिया है, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, और उसमें जैसे तीसरी चौथी आएगी, ठीक। तो उसमें 4 चरण होते हैं ना, 4 लाइनें होती हैं, ठीक है। तो और सभी में क्या होती है, 16 मात्रा। तो चलिए मात्रा लगाना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, छोटी है तो क्या लगेगा यहाँ पे लघु, लघु बड़ी की मात्रा है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे दीर्घ लग जाएगा, है ना, सॉरी गुरु लग जाएगा, लघु लघु गुरु गुरु लघु, फिर यहाँ क्या हो जाएगा गुरु लघु, है ना, गुरु लघु, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे जीव पाई, अब प्रभु प्रभु, हाँ अधर, हाँ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लघु लघु, फिर यहाँ क्या हो जाएगा गुरु और गुरु हो जाएगा, है ना। ऐसे मूढ़ में देखते हैं, देखिए बड़ाओं की मात्रा है तो यानी क्या हो जाएगा गुरु, यहाँ क्या हो जाएगा लघु गुरु, ए है ना मोह, मोहे ने मोह होगा, ठीक, लघु, बस कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा लघु लघु, फिर ओ ही, फिर यहाँ क्या कोई मात्रा नहीं ना, यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे। अब चलिए गिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक 1, और इसका मतलब क्या होता है 2 मात्रा होती है, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है लघु, इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरु, है ना। अब चलिए इसको इसी की हेल्प से गिनते हैं। जहाँ पे भी ये लिखा है इस तरीके लघु लगा है तो वहाँ पे आप 1 मात्रा गिनेंगे, और जहाँ पे गुरु लगा है इस तरीके वहाँ पे आप क्या 2 मात्रा गिनेंगे। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एस का मतलब क्या है गुरु, यानी कि 2 मात्रा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। फिर यानी कि यहाँ पे कितनी मात्रा आ गई, 16 मात्राएं होगी। चौपाई में पढ़े हर एक लाइन में 16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे भी कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं, यानी 16 मात्राएं। ऐसे 4 लाइनें होंगी ना, तो फिर 2 ही लाइन लिखेंगे, 2 और होंगी, तो उसमें भी क्या होंगे ऐसे ही मात्रा लगा के गिन सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल इसका याद कर सकते हैं। आई होप आपको मात्रा लगाना और उसको गिनना आ गया होगा, ठीक है। जहाँ कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल वर्ड फैक्ट अड्डा, जो कि यहाँ लिखा गया है, सर्च करके, यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी क्लिक करके हमें आप अपने डाउट मैसेज कर सकते हैं, और हमें अपने कोई भी टॉपिक पे जिस पे आप वीडियो चाहिए वहाँ पे बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रोला। देखिए जो आपके सिलेबस में हो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सभी जो भी आपके हैं मैं सभी पढ़ा दे रहा हूँ, फिर भी जो आपके सिलेबस में हो वो पढ़ लीजिएगा, बाकी आप इस वीडियो को आगे पीछे करके अपना देख सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं अगर आपके इस टॉपिक में ना हो तो। चलिए देखते हैं रोला। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब देखिए यति वर्ड यूज़ किया गया ना, अभी बताया था मैं यति और गति क्या क्या होता है। यति क्या होता है, लय में पढ़ना, ठीक। और जैसे कहा गया यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, कबहू वायु सौ बिचली पंख गति लह ति धावे मनहु शेष शीत वेग गगन से उतरत आवे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रत्येक चरण 24 मात्राएं होती हैं, ठीक।
प्लूरल प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी रुकना होता है। ठीक, चलिए गिनते हैं रुका गया है कि नहीं रुका गया यहाँ पे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 मात्रा होंगे तो यहाँ कॉमा लग गया, यानी रुकना पड़ा यहाँ यति। ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 11 और 13 मात्राओं पे क्या होता है यति होती है। यहाँ पे रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, फिर 11 पे, यहाँ पे, फिर यहाँ 13 पे, ऐसे होता है। ठीक, और प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 और 13 मिलकर कितना हो गया 24 हो गया ना। तो यहाँ पे 24 मात्राएं हो गई। आप चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हरगीत का। हरगीत का क्या होता है, हरगीत का भी देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु या गुरु कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पे भी अगर आप गिनेंगे तो क्या होगा, पूरे 28 मात्राएं होंगी। अंत में देखिए लघु आएगा या गुरु आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है गुरु आया। ठीक, ऐसे लघु या गुरु कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, आप इतना याद रखिए कि जहाँ पे भी दीर्घ होगा वहाँ दो मात्रा गिना जाता है और जहाँ लघु होगा वहाँ पे एक मात्रा गिना जाता है, क्योंकि जो दीर्घ यहाँ यानी गुरु जहाँ लगा होता है वहाँ पे उच्चारण में क्या होता है दुगनी प्राणवायु लगती है। प्राणवायु मतलब कि दुगनी ताकत लगती है बोलने में, उसको पढ़ने में, है ना। और लघु में कम लगती है। लघु को ही हरस्व बोलते हैं और गुरु को क्या बोलते हैं दीर्घ भी बोलते हैं। यानी लघु या दीर्घ बोलो या हरस्व या गुरु बोलो, जो भी आप बोलेंगे दोनों सही है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे चैनल जो है टेलीग्राम पे वर्ड फैक्ट अड्डा के नाम से है, इसको आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो या कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप यहाँ हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने रस छंद अलंकार जो भी था उसको एक रिवीजन के तौर पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।